नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। आज उस समय जब देश कोरोना से जूझ रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी पुनः एक वीडियो के साथ, एक विचार के साथ उपस्थित हूँ और वो विचार है आरक्षण से संबंधित। आप सभी लोग जानते होंगे, आपने देखा भी होगा अखबारों में कि विगत 15-20 दिनों के अंदर 2 मामले का निष्पादन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। एक है उड़ीसा राज्य से संबंधित और दूसरा है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित। उड़ीसा राज्य से संबंधित मामला अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रोन्नति में आरक्षण से संबंधित है, जबकि आंध्र प्रदेश से संबंधित मामला आदिवासी क्षेत्र में 100% आरक्षण से है। उड़ीसा से संबंधित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि सरकार एक निर्देश दिया है कि सरकार प्रोन्नति में आरक्षण के लिए पहले प्रतिनिधित्व की समीक्षा करे, साथ ही क्रीमी लेयर के मामले में भी सरकार समीक्षा करे। आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्र था आदिवासियों का, जहां वर्ष 2000 ईस्वी से आरक्षण 100% आरक्षण था आदिवासियों का, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया और उनके द्वारा आदेश दिया गया कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता है। मैं आरक्षण के विषय में कुछ डाटा प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो वर्ष 2011-12, 2014 से संबंधित है और आज भी वही रेशियो कंटिन्यू कर रहा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2012 में पाया गया कि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को मिलाकर सरकारी कर्मियों की संख्या 1,76,00,000 है, जबकि पूरा रोजगार का जो क्षेत्र है उसमें 496 मिलियन माना गया वर्ष 2014 में। और ये जो अनुपात आता है सरकारी कर्मियों का, वो सिर्फ 3% आता है और रेस्ट जो 97% है वो प्राइवेट क्षेत्र में है। और प्राइवेट सेक्टर में भी जो संगठित क्षेत्र है, जहां कम से कम जिस संस्थान में 10 मजदूर काम करते हों, उनमें रोजगार सिर्फ 3% है। इस प्रकार सरकारी क्षेत्र और संगठित प्राइवेट क्षेत्र को मिलाकर सिर्फ 6% आरक्षण आता है या रोजगार मिलता है और 94% आरक्षण असंगठित क्षेत्र में है, प्राइवेट क्षेत्र में। यह भी जो सूचनाएं हैं उससे ये जानकारी मिलती है कि केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों की नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए जो रिक्तियां रहती हैं उसमें काफी बैकलॉग है, आज भी बैकलॉग है। तो उस परिस्थिति में मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि क्रीमी लेयर की परिभाषा अगर लागू हो जाती है उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मामले में, तो आज जो क्रीमी लेयर बैकलॉग है वो तो पूरा हो ही नहीं पा रहा है और यदि क्रीमी लेयर लागू होता है तो और भी पूरा नहीं हो पाएगा। जहां तक पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर का सवाल है, इस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं पुनः कि मंडल आयोग की अनुशंसा जो 52% आबादी के विरुद्ध 27% की गई कानूनी बाध्यता के कारण, उसमें भी कहीं भी क्रीमी लेयर की अनुशंसा नहीं की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक न्याय निर्णय में क्रीमी लेयर रखा गया। जहां तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रोन्नति में आरक्षण का सवाल है, भारतीय नागरिक के रूप में मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि केंद्र सरकार की नौकरियों में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को जो क्रमशः 15 और 7.5% आरक्षण है, जैसे अन्य राज्य सरकारों में है, बिहार में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए क्रमशः 16 और 1% आरक्षण है, तो हर पद में जो बेसिक ग्रेड में आरक्षण है, ये उस बेसिक ग्रेड के अनुपात में तो प्रोन्नति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिलना ही चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस मामले में किसी भी वर्ग को विरोध नहीं करना चाहिए। अब मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक क्रीमी लेयर का सवाल है, संविधान में जो पिछड़े वर्ग की परिभाषा है वो स्पष्ट है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़ापन माना जाएगा।
अब मैं आता हूं इस बात पर कि हर साल किसी न किसी माननीय उच्च न्यायालय में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में किसी न किसी राज्य सरकार से संबंधित, किसी न किसी विभाग से संबंधित, किसी मंत्रालय से संबंधित आरक्षण के मामले सुनवाई में रहते हैं और हर साल कोई न कोई ऐसे न्याय निर्णय आते हैं जिसके आधार पर समाज में विभिन्न तरह की विवेचनाएं होने लगती हैं, मतभेद पैदा होने लगते हैं। अभी भी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आए हैं प्रोन्नति में आरक्षण से संबंधित, क्रीमी की व्यवस्था करने के संबंध में, तो सोशल मीडिया पर बहुत से विचार आ रहे हैं और जब लॉकडाउन समाप्त होगा तो विभिन्न राजनीतिक दलों के भी विचार आएंगे, विभिन्न संगठनों के विचार आएंगे। मैं इसमें अनुरोध कर रहा हूं भारत सरकार से और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी कि क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था की जाए कि जब गत वर्ष जनवरी में संविधान संशोधन के जरिए सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई, तो जो 50% की सीमा थी, तमिलनाडु में 50% से अधिक आरक्षण पहले से भी है, तो जो सीमा थी वो स्वतः समाप्त हो गई है। और जब समाप्त हो गई है तो हमेशा के लिए इस झगड़े को क्यों नहीं समाप्त कर दिया जाए, जिनकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। और ये करते हुए ये 2021 में जो जनगणना होने वाली है, सेंसस होने वाला है, क्यों नहीं उसमें ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि सभी जातियों की जनगणना हो जाए और उन हर एक वर्गवार SC, ST, BC, माइनॉरिटीज, फॉरवर्ड क्लासेस, सभी की जो आबादी आती है उसके आधार पर योजनाओं के भी निर्माण में सरकार को सुविधा होगी और SC, ST, BC और जनरल, इनके लिए जो परसेंटेज आए पॉपुलेशन का, उसके आधार पर 100% आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाए। माइनॉरिटीज फॉरवर्ड क्लासेस में भी हैं, बैकवर्ड क्लासेस में भी हैं, कुछ माइनॉरिटीज जैसे क्रिश्चियन ST में भी हैं और सिख कम्युनिटी के कुछ लोग SC में भी हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो ये हमेशा के लिए ये आरक्षण का विवाद समाप्त हो सकता है। अब मैं आता हूँ कि देश की आज़ादी के 73 वर्ष हो गए हैं, संविधान लागू हुए 70 वर्ष हो गए हैं और आज भी समाज के लोगों में ये भावना अवश्य है कि क्या परिस्थिति है, कैसी परिस्थिति है कि SC, ST, BC सभी वर्गों की महिलाओं का प्रतिनिधित्व, कुछ मामले में माइनॉरिटीज़ का भी प्रतिनिधित्व देश के माननीय उच्च न्यायालयों में जो होना चाहिए एक आनुपातिक, वो नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं है प्रतिनिधित्व जो होना चाहिए। आरक्षण वहाँ नहीं है, लेकिन क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है कि कॉलेजियम सिस्टम में रहते हुए भी एक ऐसा पारदर्शी रास्ता हो जिसमें कि जो 10 वर्ष से ज़्यादा प्रैक्टिस वाले एडवोकेट्स हैं, हर वर्ग में सक्षम लोग हैं, उनको भी अवसर मिले और उनके नामों पर भी अगर विचार हो तो मैं समझता हूँ कि सक्षम लोग अगर होंगे तो SC, ST, BC सभी वर्गों की महिलाओं और माइनॉरिटीज़ का एक उपयुक्त प्रतिनिधित्व देश के सभी माननीय उच्च न्यायालयों में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हो सकता है। और अगर ऐसा होगा तो पूरे देश के लिए और समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और समाज में सभी लोगों में एक विश्वास की भावना पैदा होगी कि हर वर्ग के लोग हायर जुडिशियरी में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं भारत सरकार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यह भी अनुरोध करना चाहूँगा कि चूँकि हर माननीय उच्च न्यायालय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में देश के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न विभागों से जो मामले आते हैं, जो याचिकाएं दायर होती हैं आरक्षण के संबंध में, क्या ऐसी व्यवस्था विधि सम्मत तरीके से नहीं हो सकती है कि आरक्षण से संबंधित, चाहे वो आरक्षण SC, ST का हो, बैकवर्ड क्लासेस का हो या जनरल कैटेगरी के 10% से संबंधित हो, उस जो बेंच गठित हो उसमें प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए कि SC, ST और BC के कोई एक माननीय न्यायाधीश उस बेंच में अवश्य रहें। आपको मेरे विचार पसंद आया हो, आपका मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो निश्चित तौर पर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इस कोरोना के समय में आप
से आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारें जो डायरेक्शन इशूज कर रही हैं उनका आप पालन अवश्य करें, ताकि कोरोना से आप सभी बचें, आप पूरे सपरिवार स्वस्थ रहें। पुनः धन्यवाद। जय हिंद।